आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स, जिसके अंडर हम पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में पढ़ेंगे जो स्ट्रेट लाइन में चलती है। पर उससे पहले हम ये जानकारी लेंगे कि काइनेमेटिक्स क्या है। तो देखिए, हमने ऑब्जर्व किया हुआ है कि हमारे आसपास दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, या तो खड़े अपनी जगह पे स्टैटिक हैं, या फिर मूव कर रहे हैं। यानी दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, या तो वो रेस्ट में होंगे या फिर मोशन में होंगे। रेस्ट में देखिए, आपका घर, आपके घर के आसपास लगा हुआ पेड़, ये रेस्ट में है। बहुत सारी चीजें आप देखते हैं जो रेस्ट में अपनी जगह पे रहती हैं। रेस्ट में क्यों बोलते हैं इनकी? क्योंकि ये बॉडी जो है, ये ऑब्जेक्ट जो हैं, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम व्यतीत हो रहा है, ये अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। लेकिन अगर आप देखें तो रोड में चलती हुई गाड़ी या ट्रेन या पक्षी जो उड़ रहे हैं, आप देखेंगे कि समय के साथ साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। तो उन फ्लाइंग बर्ड्स को, उन व्हीकल्स को, गाड़ियों को, मूविंग कार को, मूविंग ट्रेन को, या जो पानी बह रहा है, नदी से पानी चल रहा है, तो ये जो है ये मोशन में है। या हवा जो चल रही है वो भी समय के साथ अपनी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे मोशन में है। तो हम एक्चुअली दो तरह के ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, या तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, या ऐसे ऑब्जेक्ट जो मोशन में होते हैं। तो हमारे पास फिजिक्स में एक ऐसी ब्रांच है जो ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में स्टडी करती है। उस ब्रांच को हम बोलते हैं मैकेनिक्स। तो अगर हम उसको मैकेनिक्स में अगर मैं लिखूं यहां पे, तो मैकेनिक्स जो शब्द है इसी से ही पता चल जाता है कि मोशन, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो मोशन में हैं उनकी स्टडी की जाती है मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज इन मोशन। तो हमारे पास ये डेफिनेशन मैंने जो यहां लिखी है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स जो है इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of the motion of the objects and the equilibrium under the action of many forces। यानी कि एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की, मैकेनिक्स, जिसमें हम किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, या फिर वो बॉडी रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, अगर आपके पास ये बॉडी है, इस बॉडी पे अगर मैं यहां से फोर्स लगाता हूं, धक्का लगाता हूं, तो ये बॉडी मूव करेगी आगे की तरफ, इस तरफ आ जाएगी। अगर जितनी फोर्स यहां से लग रही है उतनी फोर्स मैं इस साइड से लगाऊं, तो ये बॉडी कहीं मूव नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स दोनों बराबर होंगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, तो ये बॉडी अपनी जगह पे रेस्ट पे रहेगी। तो इस पोजीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हम मैकेनिक्स में बॉडी के मोशन के बारे में, या फिर बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ मेनी फोर्सेस, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स की आगे तीन ब्रांचेस हैं। तो तीन ब्रांचेस जो हैं उसमें एक ब्रांच है, उसका नाम है स्टैटिक्स, दूसरे का नाम काइनेमेटिक्स और तीसरे का नाम डायनेमिक्स। तो आज हम ये काइनेमेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले हम इनकी तीनों ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं, फिर हम काइनेमेटिक्स की स्टडी करेंगे। तो ये तीन ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स की, एक स्टैटिक्स, नंबर 2 काइनेमेटिक्स और नंबर 3 डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, स्थिर, हिंदी में हम बोलते हैं स्थिर। स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट में। तो स्टैटिक्स जो है ये किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की। और मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की। मैकेनिक्स फिजिक्स की शाखा है और इसकी 3 शाखाएं हैं। तो मैकेनिक्स में जो स्टैटिक्स जो ब्रांच आती है, इसमें हम स्टडी करते हैं उन बॉडीज के बारे में जो रेस्ट में होती हैं। रेस्ट में कब होती हैं? अंडर द एक्शन ऑफ मेनी फोर्सेस। तो स्टैटिक्स की डेफिनेशन बनी, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो स्टैटिक्स में हम बॉडी जो रेस्ट में होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, या फिर जो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती हैं
इक्विलिब्रियम का मतलब है अपनी जगह पे खड़ी रहती हैं। क्यों? अंडर द एक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम में, ड्यू टू many forces, due to action of many forces। तो वो स्टडी करते हैं हम स्टैटिक्स में। नंबर 2 अगर हम लेते हैं काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स में क्या है? इट इज आल्सो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की ब्रांच है एंड इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मैकेनिकल मोशन ऑफ द बॉडी। और इसमें हम बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन इसमें हम ये बात स्टडी नहीं करते कि मोशन किस वजह से है। यानी कि इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, विदाउट कंसीडरिंग द रीजन ऑफ मोशन, द कॉज ऑफ मोशन। यानी कि काइनेमेटिक्स जो मैकेनिक्स की ब्रांच है उसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन वो मोशन किस वजह से है उसके बारे में स्टडी नहीं करते। यानी कोई फोर्स लग रही है जो ऑब्जेक्ट को मूव कर रही है, हम उस फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करते, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। मान लीजिए हवा चल रही है, तो हवा क्यों चल रही है? या पानी बह रहा है, पानी चला हुआ है नदी में, तो हम पानी जो है उसके मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन किस वजह से पानी चल रहा है वो हम रीजन कंसीडर नहीं करते। उस ब्रांच को बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा काइनेमेटिक्स, उसमें हम यही बात करेंगे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसके मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। हम ये स्टडी नहीं करेंगे कि कौन सी फोर्स लग रही है उसके ऊपर। ठीक है। तीसरी ब्रांच है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स जो शब्द है इसका मतलब यही है कि कोई बॉडी मोशन में है उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। तो ये दोनों ब्रांचेस लगभग सेम है। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों क्या करती हैं? स्टडी करती हैं किसकी? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करती है। इसमें भी हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं डायनेमिक्स में। लेकिन इसमें साथ में हम ये भी डिस्कस करते हैं, ये भी स्टडी करते हैं कि किस फोर्स की वजह से, कौन से कारण की वजह से इसके अंदर मोशन है। तो यहाँ पे हम विदाउट कंसीडरिंग द रीजन ऑफ मोशन, यहाँ पे हम मोशन का रीजन कंसीडर नहीं करते थे, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू अकाउंट द फोर्स या फोर्सेस which cause the motion। इस ब्रांच में हम बॉडी के या ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में भी स्टडी करते हैं, लेकिन साथ साथ में हम ये भी स्टडी करते हैं कि कौन सी फोर्सेस थी जिनकी वजह से बॉडी मोशन में है। इसको बोलते हैं डायनामिक्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे किसी एक पॉइंट से, जहां से हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो वो जो पॉइंट होता है जहां से हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है इट इज ए फिक्स्ड पॉइंट और प्लेस with respect to which the position of a body is measured। जब भी हम किसी बॉडी जो मोशन में है उसकी पोजीशन के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो उसकी पोजीशन को जब भी हम मेजर करेंगे तो एक फिक्स्ड पॉइंट से करेंगे। उस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे अलग अलग किस्म की फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसमें हम क्या करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में? इसमें हम इस तरह से एक फ्रेम ले लेते हैं, इस तरह से एक लाइन खींचते हैं, एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इस साइड को हम बोलेंगे ये वाई एक्सिस, और ऊपर की तरफ लेंगे जेड एक्सिस, और ये पॉइंट होगा ओ। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब इसके इस साइड लेंगे, इधर पॉजिटिव एक्स है तो इस साइड जो आएगी इसको बोलेंगे नेगेटिव एक्स।
तो इसको हम एक्स डैश बोल देते हैं। उसी तरह से ऊपर z है तो नीचे की तरफ ये z डैश नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नीचे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इस तरफ ये y है तो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड y डैश। तो इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जब भी हम ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, उसके मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, तो इस सेंटर वाले पॉइंट से स्टडी करेंगे कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है आपका। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये भी दो टाइप्स की होती हैं। एक ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में होती है उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरी होती है उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दो तरह की हमारे पास फ्रेम्स होती हैं, एक इनर्शियल और दूसरी नॉन इनर्शियल। इनर्शियल का मतलब है जो स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब जो रेस्ट में है, जो रेस्ट में होती है, यानी जिस पॉइंट से आप किसी बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो हमने फ्रेम बनाई, अगर ये खड़ी है अपनी जगह पे तो इसको बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ये भी मूव कर रही है तो इसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट जितनी उसकी लेंथ है, जितना वो बड़ा है, उससे ज्यादा अगर वो डिस्टेंस कवर कर लेता है, बहुत ज्यादा, तो उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। मान लीजिए ये आपके पास ट्रेन है। अब ये ट्रेन जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो है 2000 किलोमीटर। तो ट्रेन की लेंथ जो है वो 2000 किलोमीटर से बहुत कम है, इसलिए हम इस ट्रेन को भी क्या मानेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। ये आपको यहां से होते हुए यहां तक पहुंचेगी, तो इस ट्रेन को भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। और बेसिकली वैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट whose dimensions are negligible, an object whose dimensions, dimensions का मतलब उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, whose dimensions are negligible, negligible का मतलब ना के बराबर। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी जो साइज है, जिसका जो साइज है वो ना के बराबर हो, बहुत छोटा हो, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट हुज डायमेंशंस या हुज साइज इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। एक ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं अगर इसके द्वारा तय की गई दूरी जो है वो बहुत ज्यादा हो। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट को आप बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन 1, 2 और 3 डायमेंशंस। कब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन 1 डायमेंशंस होता है, कब उसका 2 डायमेंशंस होता है, कब उसका 3 डायमेंशंस होता है। तो सीधी सी बात है कि जब भी कोई गाड़ी आपकी सीधी रास्ते में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, पहले मान लीजिए गाड़ी यहाँ पे ओ पॉइंट पे, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, आपकी गाड़ी ए पॉइंट पे खड़ी है, ये आपकी गाड़ी खड़ी है, और थोड़ी देर के बाद गाड़ी कहाँ पहुंच गई? बी पॉइंट पे पहुंच गई। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ओ से ए तक का जो डिस्टेंस था, मान लीजिए पहले डिस्टेंस था इसका एक्स, बाद में आप देख रहे हैं ये गाड़ी बी पे पॉइंट पे पहुंच गई, तो ओ से इसका डिस्टेंस कितना हो गया? मान लीजिए इसका डिस्टेंस हो गया एक्स डैश। तो आप ये पता करें कि अब इसने कुल कितनी दूरी तय की, तो आप क्या करेंगे? एक्स डैश से एक्स को माइनस कर देंगे, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसमें आपको और कुछ मेजर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखेंगे यहां से शुरू में कितनी दूर थी और यहां से बाद में लास्ट पॉइंट पे, बी पॉइंट पे जब गाड़ी पहुंची तो आपसे कितनी दूर थी। तो इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशंस की जरूरत पड़ रही है, एक्स एक्सिस की, कि जब भी कोई बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसके मोशन को हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन, या उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा है
टू डायमेंशनल मोशन। ये पहले हमने वन डायमेंशन पढ़ा, अब टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है। तो जब भी किसी बॉडी के मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए, दर्शाने के लिए, बताने के लिए दो डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे एक ही डायमेंशन की जरूरत पड़ी, एक्स एक्सिस। जब दो डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी तो उसको हम बोलेंगे टू डायमेंशनल। देखिए, अगर सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे मैं इस तरह से लाइन खींच रहा हूं, ये मेरे पास एक कमरे का फर्श है, ये नीचे। अब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहां तक, इस ऑब्जेक्ट तक मैंने चलना स्ट्रेट लाइन में है। तो अगर ये ओ पॉइंट है, देखिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, तो यहां से इसका मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पर कंडीशन ये है कि या तो आप एक्स एक्सिस में चलेंगे, या वाई में चलेंगे, या जेड में चलेंगे। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये मान लीजिए वाई एक्सिस है। ऑब्जेक्ट आपका यहां पे है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचना चाहूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ये ओ से पहले इसके यहां पे आऊंगा, फिर मैं इसकी तरफ जाऊंगा। देखिए, पहले एक्स एक्सिस में चला और उसके बाद वाई के पैरेलल में चला। तो कंडीशन ये है कि आप या तो एक्स और वाई के जेड में चलेंगे या उनके पैरेलल चलेंगे। तो आप यहां से इधर गए, फिर यहां पे पहुंचे, तो आप यहां इस पॉइंट तक पहुंच गए। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय की, तो एक्स एक्सिस में आपने मान लीजिए दूरी तय की 3 मीटर, और वाई एक्सिस में आपने तय की मान लीजिए 2 मीटर, और फिर आप यहां पहुंच गए। तो इसकी डायमेंशंस हुई 3 और 2। तो इसकी कितने डायमेंशन की जरूरत पड़ी, 2 की। तो इसको बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फर्श में जब भी कोई चेंटी चल रही है, तो ये कोई आदमी चल रहा है, कोई गेंद चल रहा है ग्राउंड के ऊपर, तो ग्राउंड के ऊपर जो भी चीज चलती है उसको बोलेंगे टू डायमेंशंस। स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो यहाँ पे एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी थी, एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की जरूरत पड़ी, तो इसको बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। अ पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन इज सेड टू हैव टू डायमेंशनल मोशन। सिंपल सी बात कि जो भी पार्टिकल प्लेन में मूव करेगा, ग्राउंड में मूव करेगा, उसको हम बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। तीसरी बात करते हैं, जो लास्ट में था, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है। जब भी किसी बॉडी के मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, एक्स, वाई और जेड की, तो उस तरह के मोशन को हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। आइए समझते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है और इस तरफ मैंने बना वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ध्यान रहे, ये जो मैंने लिखा यहाँ पे एक्स वाई जेड, ये तीनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तीनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ये 3 लाइंस हैं जो तीनों एक दूसरे के ऊपर खड़ी हैं, बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री एंगल बनाया मैंने। तो ये जो पॉइंट है, ये जो ओ पॉइंट है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बॉडी हवा में उड़ रही है, हवा में बॉडी उड़ रही है पी पॉइंट पे। तो यहां तक पहुंचने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। देखिए, पहले मैं जाऊंगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, मैं यहां तक पहुंचा, फिर आया मैं वाई के पैरेलल, यहां आया, फिर मैं जेड के पैरेलल चला गया और यहां पे पहुंच गया, ये ऐसे करके, सॉरी यहां पे। ठीक है, तो आप ये देखें, पहले एक्स एक्सिस में आया, फिर मैं वाई के पैरेलल आया, फिर मैं जेड के पैरेलल गया और इस पी पॉइंट पे यहाँ पे पहुंच गया। तो इस पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी। एक्स एक्सिस में मान लीजिए मैं 4 मीटर चला, वाई में फिर यहां से मैं वाई के पैरेलल चला, मान लीजिए 2 मीटर चला, फिर जेड में चला, मान लीजिए मैं 6 मीटर चला। तो मेरे पास कितने कोऑर्डिनेट हुए, 3, 4, 2 और 6। यानी कि एक्स एक्सिस में 4 मीटर चलिए, फिर वाई की तरफ चलिए, पैरेलल चलिए 2 मीटर, और फिर जेड की तरफ चलिए 6 मीटर। तो आप पी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ये पॉइंट पी जो है वो हवा में है। तो मान लीजिए जैसे कमरे में कोई तितली उड़ रही है, बटरफ्लाई आपकी उड़ रही है, तो हवा में जो भी चीज चल रही है, उड़ रही है, उसको हम बोलेंगे थ्री डायमेंशंस। क्योंकि उसको स्पेसिफाई, उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। आसान शब्दों में ये कि जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी उसको बोलेंगे 1 डायमेंशन। जब भी कोई बॉडी ग्राउंड में, प्लेन में, कागज के ऊपर मूव करेगी उसको आप बोलेंगे 2 डायमेंशंस। जब भी कोई बॉडी हवा में उड़ रही होगी उसको आप बोलेंगे 3 डायमेंशंस मोशन।